हाय एवरीवन। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस 10th क्लास। ओके, 10th क्लास। देखो एनसीईआरटी पढ़ना क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी हमें चीज़ों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में चीज़ों की जो समझ है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम इस एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। हम देखेंगे हर एक लाइन का मतलब क्या है और अपनी जो समझ है इस सब्जेक्ट के प्रति, एनसीईआरटी के प्रति, वो और मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जहाँ पे आपको ये रेड लगे वहाँ पे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत ही क्वेश्चन से होती है और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। कहने का मतलब है ये पहला ही क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप 10th क्लास में हो चुके हैं, आपको इतना समझ बन गया होगा आपके माइंड में कि लिविंग कौन से हैं और नॉन लिविंग कैसे कौन से हैं। एक पेज को, एक स्टोन को, एक फैन को आप किस प्रकार नॉन लिविंग कह देते हैं और किस प्रकार किसी प्लांट को, एनिमल बीइंग को आप लिविंग कह देते हैं। तो आप क्या देखते हैं? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है। इसकी ही भूमिका उन्होंने अंदर दे रखी है। इसको हम शुरू करते हैं। देखो, अगर हम किसी डॉग को देखें रनिंग करते हुए, किसी काऊ को च्यूइंग करते हुए देखें, किसी मैन को शाउटिंग चिल्लाते हुए देखें बहुत तेज किसी गली में, तो इससे हमें पता लगता है कि वो लिविंग है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इफ़ द डॉग और काऊ और द मैन वर एस्लीप। ठीक है, आपने कह दी सर जगे हुए हैं, चलो आवाज़ आ रही है। अगर वो सोए हुए तो क्या होगा? सोए हुए तो उनसे ये नहीं आएगा। तो आप क्या देखेंगे? तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? ब्रीदिंग। क्या उनमें श्वसन हो रहा है? क्या वो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, CO2 को बाहर फेंक रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है, हो रहा है? तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई लिविंग है, उसकी पहली कंडीशन क्या बनी कि वो ब्रीदिंग करेगा। ठीक है, श्वसन हो एक बार। ठीक है, ओके। तो आपको पता लग गया है छोटी सी बात का। अब हम आगे देखते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स। आपने चलो एक काऊ को, ह्यूमन को देख लिया, लेकिन प्लांट्स के बारे में आप क्या करेंगे कि वो अलाइव है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वो जीवित हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखो, बिल्कुल एनसीईआरटी का बड़ी मज़ेदार है। इसमें ना अंदर ही अंदर बहुत सारे आंसर दे रखे हैं और बहुत सारे आपके अंडरस्टैंड को बेटर करने के लिए पूछ रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। वी सी दैम ग्रीन, हमें पता है वो ग्रीन होते हैं। सम ऑफ अस विल से बट वट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। आप कहेंगे सर देखो प्लांट लिविंग है, आप कहेंगे सर बहुत सारी पत्तियां तो उसमें ग्रीन होती हैं, लेकिन प्लांट का बहुत सारी पत्तियां ऐसी भी होती हैं जो ग्रीन नहीं होती। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क लग गया है। चलो देखते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम, समय के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। सो वी नो दैट दे आर अलाइव। अब हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? देखो ग्रोथ, जीवन में जो ग्रोथ है वो हो रही है। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी एक निशानी है लिविंगनेस की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो वो ग्रो करते हैं इसलिए हम कह देते हैं अलाइव है। सम विल से, कुछ लोग कहेंगे इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, कि वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं, पानी के प्रति शो कर रहे हैं। तो ये सब भी हमें दिखाते हैं कि वो लिविंग हैं। ओके, either growth related or not as common evidence for being alive। ठीक है, तो हम मूवमेंट देखते हैं, हम ग्रोथ देखते हैं, उससे हमें पता लगता है कि देखो ये कॉमन एविडेंस हैं, ये कॉमन ऐसे प्रमाण हैं, बहुत ही आम प्रमाण है जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो अलाइव हैं। बट ए प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। कुछ प्लांट हैं जो हम देखेंगे कि देखने में ऐसे लगेंगे कि देखो ग्रोथ तो हो नहीं रही है पर वो अब भी जीवित हैं। एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। लेकिन आप कुछ जीव भी ऐसे देखेंगे, प्लांट भी ऐसे देखेंगे जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर भी उनमें मूवमेंट नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं आ रही, फिर भी आपको वो लिविंग नज़र आएंगे। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग करेक्टर्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। आप कह दो सर देखो हमें इस जीव में कोई मूवमेंट दिख रही है, विजिबल मूवमेंट दिख रही है। ठीक है, जैसे प्लांट की टहनी ऊपर बढ़ रही है, आपको दिख गया। ठीक है, एनिमल की ग्रोथ हो रही है, आपने मूवमेंट देख लिया। लेकिन मित्रों, अब बात उठता है कि मूवमेंट अगर आपको दिख नहीं रही है तो आप कैसे कहेंगे कि वो लिविंग है? तो देखो, कुछ मूवमेंट मॉलिक्यूल के लेवल पे भी होती हैं। ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर आप देखें, गौर कर आप अंदाज़ा करें कि उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें मूवमेंट हो रहा होगा। ठीक है, बड़े स्तर पर। तो आप क्या देखते हैं कि हम इन नेक्ड आई से, हम इन आँखों से ये इस चीज़ को नहीं विजिबल कर सकते।
ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया कि मॉलिक्यूलर लेवल पे भी मूवमेंट होती रहती है। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये जो हमें दिख नहीं रही है मॉलिक्यूल मूवमेंट, क्या ये जरूरी है जीवन के लिए? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रोफेशनल बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं और दे विल से यस ऐसा होता है। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम। वायरस के अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, और इसीलिए वो कंट्रोवर्सी में है कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है। तो हम क्या मानते हैं कि वो, आप ये बताइए कि एक वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है, उसमें तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो हम उसे कहते हैं कि वो बीच की कड़ी है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी होती है वायरस। ओके, तो देखिए अब एक सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन के द्वारा फिर शुरुआत होती है कि ये बताइए व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? आखिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों चाहिए, जीवन के लिए ज़रूरी क्यों है? तो देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, आंसर दे रखा, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है, उनके अंदर टिश्यू हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, 10 की पावर 14 सेल्स। आपको पता बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। तो मित्रों, जो सेल्स हैं जब मिलती हैं टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनती है। तो ये सभी एक मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है, अब अंदर बॉडी में हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि देखो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, दे हैव टिश्यू सेल्स, सेल है, उस सेल के अंदर आपने पता है, आपने 9th में पढ़ा है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम कह देते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, क्योंकि आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं, एक विज्ञान कहता है कि लगभग एक दिन में 5000 केमिकल रिएक्शन आपके साइटोप्लाज्म में होती हुई हैं, आपके जीवन को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। है ना कमाल की बात? यही विज्ञान है, समझना होगा हमें ये बिल्कुल और ढंग से। तो हम देखते क्या है, स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर और वो मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स वेरी लाइकली टू ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। हम देखते क्या है कि ये जो ऑर्डर है नेचर का हमारी बॉडी के अंदर, ये बिल्कुल चलता रहता है, ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, टूटती रहती हैं चीज़ें सेल के अंदर, बनती रहती हैं, लिविंग स्ट्रक्चर बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, ऐसा होता रहता है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, अगर ऑर्डर ब्रेक हो, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी लाइव। मान के चलिए कोई आपकी सेल है बिल्कुल डैमेज हो गई है, बिल्कुल अब जीवन उनमें बचा नहीं है, साइटोप्लाज्म सूख गया है, कोई केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, तो आप क्या देखेंगे, जैसे ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जीवित नहीं बचेगा। ओके, सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग। तो अब एक बहुत ही अच्छी बात आई है कि देखो, ग्रोथ आप बात कर लिए, मूवमेंट आप बात कर लिए, क्या सेल, क्या लिविंग सेल रिपेयर भी करती है? बिल्कुल रिपेयर करती है, वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन भी करती है, ठीक है, उसे मेंटेनेंस करना होगा, उसे रिपेयरमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई सेल डैमेज हो गई हो तो उसे रिपेयरिंग एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जिससे कि वो आगे चल के और जीवन को बना पाए, अपने आप को बचा पाए। तो आप क्या कह देंगे कि देखो रिपेयरिंग भी एक बहुत अच्छा एडेप्टेशन है, रिपेयरिंग भी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि हम ये कह पाएँ कि कोई अलाइव है। ओके, तो चलो, ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, ये चैप्टर की आत्मा है, बिल्कुल अंदर आप चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो बने रहिए और इसे ना आत्मसात कर लीजिए। बिल्कुल आपके अंदर इन्फॉर्मेशन सीधी जानी चाहिए बिना किसी रोक टोक के। देखो अब पढ़ते हैं आगे। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो हर एक स्ट्रक्चर आपको पता है मॉलिक्यूल लेवल पे बना हुआ है, ठीक है, एटम है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जानते हैं कि देखो एटम सबसे छोटी इकाई है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मित्रों इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर भी यही सिस्टम है, सबसे मूलभूत इकाई एटम ही है, मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। हम सेल से शुरू कर देते हैं लिविंग में। तो आप क्या कहेंगे कि देखो सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स। देखो लिविंग बीइंग हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल समय के हिसाब से मूव करते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन चलाना, उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं, जीवित रहना उन्हें। ओके, तो चलो अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप ये बताइए लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें ना वही हम प्रक्रिया पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, ज़रूरी है मेंटेनेंस के लिए, है ना, पोषण, है ना, आपकी ग्रोथ होगी,
ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, हमें किस प्रकार से एनर्जी मिलती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम जो चीज़ें बन जाती हैं और हमारी बॉडी के लिए नहीं चाहिए, वेस्टेज हैं, उनको बाहर भी फेंकना होगा, एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन से पहले ट्रांसपोर्टेशन, हम रक्त की बात करेंगे, लिम्फ की बात करेंगे। तो ये सारी की सारी मेंटेनेंस प्रोसेस हैं हमारे अंदर। इन चारों को हम ख़त्म करेंगे और चैप्टर भी ख़त्म। ओके, तो चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं। लेकिन इस चैप्टर का सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन आ गया है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस आखिर हैं क्या? तो देखो, मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर। मित्रों, जब कोई लिविंग बीइंग कोई काम नहीं करता है, कुछ नहीं कर रहा, नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर, तब भी आपके जीवन के लिए एक मेंटेनेंस फंक्शन होता है। आपकी लिविंग जो सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो मेंटेनेंस फंक्शन करती रहती हैं ना। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर हम शांति से बैठे हुए हैं क्लास में, तब भी हमारे अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। रेस्पिरेशन चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, सारी प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस दौड़ती रहती हैं हमारे शरीर में। ओके, इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, अगर हम सो भी जाएं, एस्लीप, अगर हम सोई हुई कंडीशन में होंगे, तो हम देखते हैं आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट, ये सारे काम होते रहते हैं। ठीक है, लिवर अपना काम कर रहा है, स्टोमक अपना काम कर रहा है। ठीक है, कई बार हम नींद में अपनी आईज को ब्लिंकिंग भी करते रहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं बताती हैं कि जीवन, जब आप एस्लीप भी हैं, मरे नहीं हैं आप, उसमें भी जीवन है, तब भी आप जी रहे हैं, तब भी आपके अंदर मेंटेनेंस प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस धड़ल्ले से चल रही हैं। द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू बी गो ऑन। ठीक है, चलता रहना चाहिए। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड आर लाइफ प्रोसेसेस। इन्हीं मेंटेनेंस जॉब्स को, इन्हीं मेंटेनेंस हेल्प को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंपल बात, देख लीजिए, न्यूट्रिशन से लेकर एक्सक्रीशन तक, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, मेटाबॉलिज्म आपके अंदर, ये सब कुछ हो रहा है, यही लाइफ प्रोसेस है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and break down energy needed for them, देखो, ऊर्जा की आवश्यकता तो बिल्कुल होगी। मेंटेनेंस प्रोसेस को भी होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप रेस्पिरेशन लेते हो, आप लोकोमोशन करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यही बात लेके हुई है कि मेंटेनेंस प्रोसेसेस ज़रूरी हैं टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, कि आपकी जो सेल है, आप खुद हैं, वो डैमेज ना हो, ब्रेक डाउन ना हो। उसके लिए हमें नियमित रूप से क्या मिलती रहती है? एनर्जी मिलती रहती है। दिस एनर्जी कम्स आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। हम देखते क्या, जो हमारा भोजन वो मिलता कहाँ से? हम अगर वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सारा भोजन कहाँ आ रहा है? प्रकृति से। ये सब कुछ प्रकृति हमें दे रही है। ठीक है, प्लांट से। अब देख लीजिए, आप कोई नॉन वेज भी कंज्यूम करते हैं, तो वो नॉन वेज जो आइटम है, उनके लिए फूड भी तो प्लांट से मिला है, नहीं मिला है क्या? तो वो सब कहाँ से आया? आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो चलो, so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body to the organism। तो ऐसी कोई प्रक्रिया होगी जिसके थ्रू बाहर की जो ऊर्जा है वो हम में आती हो, है ना। सारी ऊर्जा हम देखें अल्टीमेटली सन से आ रही है ना, सन से पौधों में ये जो सोलर रेडिएशन है, ये भोजन का काम कर रहे हैं, भोजन यहाँ बन रहा है, फिर भोजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई एनिमल कंज्यूम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते क्या है कि ये सारी की सारी प्रोसेसेस लिंक्ड हैं, एक से दूसरी प्रक्रिया जुड़ी हुई हैं। ओके, तो अब फूड लेने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, जीवित रहना है, बढ़ना है, तो ये है न्यूट्रिशन। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है, देखेंगे इसको हम और डिटेल में। देखो, इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर साइज बढ़ रहा है बॉडी का, एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, तो बाहर से हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भोजन चाहिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जीवन, पृथ्वी पर जितना भी जीवन है, जितना भी लाइफ है, वो सब कार्बन मॉलिक्यूल के कारण है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है मित्रों? कार्बन से ही तो बना है, C6। ओके, आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, आप फैट की बात करते हैं, अरे मित्रों कार्बन भी तो है इसमें। आप प्रोटीन की बात करते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन भी तो है इनके साथ। तो हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की वजह से है। मोस्ट ऑफ दीज फूड रिसोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। ठीक है,
जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं वो कार्बन बेस्ड ही हैं, मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर। अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेसेस। देखो अब खास बात आती है कि इन कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, कार्बन के कैसे कैसे सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्सेज, उसी आधार पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को। कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है, कोई मिक्स्ड है, कोई भी ओमनिवोर कार्निवोर। तो ये सब क्यों आया, ये सब न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस उन सभी के अंदर उनकी कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे आया कि वो कहाँ से भोजन को प्राप्त करें, कहाँ से उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, चलो, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरी सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। देखो बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। क्या जो बाहर का एनवायरनमेंट है क्या वो इंडिविजुअल कंट्रोल में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आउटसाइड जो सोर्सेज हैं एनर्जी के वो भी वेरी करते रहते हैं, क्वाइट वेरिड, बिल्कुल सही बात। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structures as well as to kind molecules the body needs to grow। देखो पूरे का सार देखो मैं क्या क्या लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है कि देखो जो हम भोजन प्राप्त करते हैं इन अलग अलग रिसोर्सेज से, हमें जो एनर्जी मिलती है उस भोजन से, अब इन भोजन को होना क्या है, टूटना भी पड़ेगा, ब्रोकन डाउन भी होना पड़ेगा, बिल्डअप भी होना पड़ेगा बॉडी में। आपको पता है आपने ग्लूकोज लिया तो मित्रों, आपको ग्लूकोज लिया तो आपको तोड़ना भी पड़ेगा, CO2 बनेगा, पानी बनेगा, सिंपल बात। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में मिलकर ग्लाइकोज में बन जाएगा, है ना। फैट ज़्यादा खाते हो तो फैट जमा भी होने लग जाएगा एडिपोज टिश्यूज में। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, बॉडी के अंदर चल रही हैं और फाइनली क्या होता है, फाइनली कन्वर्ट हो जाती हैं यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में। और हम उनसे क्या प्राप्त करते रहते हैं, अपनी लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए वहाँ से हमें ऊर्जाएं मिलती रहती हैं, हमारे मूवमेंट के लिए, प्रत्येक चीज़ के लिए ऊर्जा मिलती रहती है। समझ में आया आपको? और वहीं से बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, ग्रो करना शुरू कर देती है। तो मैं निचोड़ जीस्ट बताऊँ आपको, निचोड़ बताऊँ तो निचोड़ यही है, आपने भोजन लिया, ठीक है, वो बना, टूटा, ठीक है, वो जमा हुआ, उससे आपकी लाइफ प्रोसेस आगे चली। अब देखो बड़े मजे की बात है, आगे देखना। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। अगर ये सब कुछ आपको करना, बॉडी ग्रोथ चाहिए, तो देखो बहुत बड़ी एक सीरीज चलती रहती है केमिकल रिएक्शंस की आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती रहती हैं आपके शरीर के अंदर। मित्रों ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो हो रही हैं, ठीक है, केमिकल बन रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बन रहे हैं, ये सारे के सारे ज़रूरी हैं लाइफ के लिए, ठीक है। अगर अगर फूड का, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो कैसे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, बड़ी समस्या है। तो भोजन का ऑक्सीडेशन बहुत आवश्यक है, चीज़ों का रिडक्शन बहुत आवश्यक है, हाइड्रोजन उनसे जुड़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वहाँ से गेन होना, ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपके शरीर के अंदर पूरी केमिस्ट्री चल रही है, पूरे ब्रह्मांड की केमिस्ट्री आपके रगों में दौड़ रही है, ध्यान रखिए आप इस बात को, ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन sourced from outside the body. This process, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। मित्रों आपके शरीर के अंदर हो क्या रहा है, जो ये आप खींच रहे हो ना, जो प्लांट का वेस्टेज, अर्थात प्लांट का वेस्टेज क्या, ऑक्सीजन, वो आप जो खींच रहे हो तो वो क्या कर रहा है, आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज को तोड़ रहा है, ठीक है, CO2 बन रही है, पानी बन रही है, ATP बन रहा है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या हो रही है, हम इसे आउटसाइड से ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन को हम आउटसाइड द बॉडी से एक्वायर कर रहे हैं और फिर ये क्या कर रही है, फूड रिसोर्सेज को, जो फूड सोर्सेज हैं आपका आपका ग्लूकोज है वो टूट रहा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, श्वसन, यही श्वसन है। ब्रीदिंग और श्वसन में अंतर है, ब्रीदिंग में आप एयर को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये ब्रीदिंग है। श्वसन क्या है, जो एयर अंदर जा रही है, जो ऑक्सीजन है वो अपना काम कर रही है फूड को तोड़कर, ये रेस्पिरेशन है, उसी से ये एनर्जी आएगी, ठीक है, रेस्पिरेशन से ये एनर्जी आएगी और पूरी की पूरी लाइफ प्रोसेसेस चलते रहेंगे, ठीक है। मित्रों आप प्रति एक एक शब्द को बिल्कुल आत्मसात अपनी आत्मा के अंदर बिठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप विज्ञान पढ़ रहे हो, आप कोई रटी रटाई कोई नॉनसेंस चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, हम बात करते हैं अमीबा की, हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीवों की। तो इनमें तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड। तो गैसेस का जो एक्सचेंज है, रिमूवल, अब उन्हें अपने शरीर से जो भोजन खाया उसके उसके बाद में कुछ ऐसे पदार्थ बने हैं जो वेस्टेज हैं, उनको भी बाहर निकालना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो ये वो सारा का सारा काम कैसे करते हैं, और कोई यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गन तो है नहीं, तो क्या करते हैं अपनी इंटायर सरफेस से ही पूरा का पूरा बाहर निकाल को छोड़ देते हैं, ठीक है। आप अमीबा के अंदर देखेंगे फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है उनके अंदर, ठीक है। उनके अंदर आप देखेंगे सूडोपोडिया देखेंगे फूड को खींचने के लिए। तो ये सारी की सारी उन्हें प्रकृति ने दी हैं, ओके। तो ये जानना हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से जो यूनिसेलुलर हैं उनमें ऑर्गन है नहीं, तो सरफेस से क्या कर देते हैं, चीज़ों को आवागमन उनका एक्सचेंज गैसेस का करना, वेस्ट का निकालना वहाँ से शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम सो कॉम्प्लेक्स। हम बात करते हैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बहुत बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज कर रहा है, और बॉडी डिज़ाइन कैसा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो कॉम्प्लेक्स कर रहा है और बॉडी का साइज बढ़ रहा है। तो हम अब बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिनकी बॉडी कैसी कॉम्प्लेक्स। हम अपनी बात करेंगे, हम एनिमल्स की बात करेंगे, तो देखिए अब क्या होगा, अब क्या कहेंगे आप, अब कैसे इसमें एक्सक्रीशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, ये सारी बातें उनकी रिक्वायरमेंट है, सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी। तो मित्रों देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग। देखो याद रखो, अभी क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का बहुत ही जबरदस्त एक, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला, सुनना। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। भाई यूनिसेलुलर में तो पूरा का पूरा बॉडी सरफेस एनवायरनमेंट कॉन्टेक्ट में था, लेकिन मल्टी सेलुलर में से स्किन से ढका हुआ है, सिंपल सी बात है ना, हर एक सेल ढकी हुई है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सराउंडिंग के। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो क्या होगा, जो डिफ्यूजन प्रोसेस आपने 9th में पढ़ा था सेल फंडामेंटल यूनिट में, कि जो सिंपल डिफ्यूजन होती रहती है उससे ही सेल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी। क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन क्या था भाई साहब, जब कोई भी सबस्टांस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था वो डिफ्यूजन कहलाता है। गैस की बात हम करते थे कि देखो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं, ये डिफ्यूजन है। अब मित्रों हमें मल्टी सेलुलर, अब हम में सिंपल डिफ्यूजन काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें बहुत मल्टी सेलुलर हैं, सेल्स बहुत हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, ओके। तो बात समझ में आई। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी अच्छी मैकेनिज्म होनी चाहिए, बिल्कुल मैकेनिज्म है, सारी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम वो, ओके। तो चलो ये बात भी समझ में आई हमको, ओके। क्लियर हुआ कि सिंपल डिफ्यूजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा काम नहीं कर सकती है, ओके। चलो अब बात करते हैं, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। देखो हम पिछली क्लासों में पढ़े कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कितनी स्पेशल हैं, ठीक है। हार्ट को अलग काम करना, किडनी को, लिवर को, आँखों को, ब्रेन को, सबको अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है, ओके। तो वी आर फेमिलियर विद द आइडिया, हमको इस आइडिया का पता है कि कैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और हमें को पता है विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि वो किस प्रकार से जीव के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर एक टिश्यू, हर एक सेल, और उनके अंदर का हर एक काम, ठीक है, हर एक सेल ऑर्गेनेल, ओके। तो ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। अब पढ़ते हैं, इट इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड द ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो अब प्रश्न उठता है, अब आप सरप्राइज नहीं हो सकते हैं कि फूड को हम कैसे अपटेक करेंगे, ऑक्सीजन कैसे काम करेगा, कैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फंक्शन करेंगे, ठीक है। हमको विश्व में बिल्कुल सरप्राइज होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर, हम में तो हर एक सेल का, हर एक टिश्यूज़ का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, वो अलग तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आप भाई आपको समझ में बात आई होगी कि मल्टी सेलुलर में किस प्रकार से काम चलता है। हाउएवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम, यहाँ एक समस्या हो सकती है, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट
वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। देखो अब खास बात क्या है, एक हिस्से ने भोजन को प्राप्त कर लिया, हमने ले लिया, फूड गया स्टोमक के अंदर, ठीक है। अब होगा क्या कि अब ये भोजन टूटेगा, ठीक है। ये भोजन टूटने के बाद एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो न्यूट्रिशन है वो बहेगा, ठीक है। वो फूड को ले जाएगा और ऑक्सीजन उसके साथ चलती रहेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो ऑक्सीजन है इसी से ही आपका न्यूट्रिशन बंधा हुआ है और एक एक सेल तक वो जाता रहेगा, ठीक है। फूड और ऑक्सीजन का अपना एक संबंध है, वो हमारे जीवों में, हम में, हमारी सेल के अंदर एक एक सेल तक जाना शुरू होगा। हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लिम्ब पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो ब्लड है वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन को ले जाता है हर एक सेल तक। ओके, तो चलो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखो, व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स, अभी हम क्या देख रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है, प्रधान अपने शरीर को दे रहे हैं ग्लूकोज, तो ये कार्बन का सोर्स है, आपको पता है, ठीक है, कार्बन का स्रोत। तो व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, हमें ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, ऊर्जा के जनरेशन के लिए चाहिए। दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स, मित्रों जब CO2, जब ग्लूकोज है, जब ये टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ें भी बनेंगी जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है। CO2 नहीं चाहिए और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन टूटेगा, फैट टूटेगा, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड चीज़ें बनेंगी जो हमारे शरीर को चाहिए नहीं, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हैं। CO2 बनेगी जो हार्मफुल है, तो ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकना पड़ेगा, बॉडी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा आउटसाइड, और वो प्रोसेस है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, बॉडी में से जो भी अनवांटेड सबस्टांस है, वेस्टेज है, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको बाहर फेंक देंगे। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। मित्रों हमारी बॉडी के लिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अब ये सारी प्रक्रिया होंगी, वेस्ट को फेंकना होगा, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू का होना बहुत ज़रूरी है, डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सक्रीशन करना है। which means that the transport system will need to transport waste from cell to the excretory tissue। अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात क्या आती है, और एक और मज़ेदार बात, अब बात ये आती है कि देखो भैया, अब एक सेल में वेस्ट मटेरियल बन चुका है, अब इसको बाहर भी फेंकना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, तो कैसे काम चलेगा, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, है ना, उसके लिए भी ब्लड है ना आपके अंदर, वो सब कुछ ले जाएगा, लाएगा, ले जाएगा, ठीक है। अलग अलग प्रक्रियाएं अलग अलग तरीके से काम करेंगे एक ही वाहक के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा खून के अंदर। तो आप समझे इस बात को, ठीक है। तो अब बारी है एक एक प्रक्रिया को वन बाय वन पढ़ने करने की, लेकिन अगर आपने ये लेक्चर अभी तक ढंग से सुना है और मैंने आपको ढंग से पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके दिखाएंगे। देखो अगर हम ढंग से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं, तो जो प्रश्न है ना, क्वेश्चन है, वो हल होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। अब क्वेश्चन उठता है जो अभी मैंने ख़त्म किया कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट। अरे डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मानव जैसे ऑर्गेनिज्म में। तो आप क्या कहेंगे, देखो मल्टी सेलुलर हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और सिंपल डिफ्यूजन तो कम डिस्टेंस पे हो जाएगा, कम सेल्स, एक दो सेल में कर देगा, 10-20 में कर देगा। लेकिन जहाँ इतनी सेल हो, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे डिफ्यूजन अकेला काम नहीं कर सकता, तो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसलिए ऐसा है, हम पूरी बात पढ़े हैं, ओके। तो ये बात हम जान ली। अब अगली बात है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। आपने अभी जाना, रेस्पिरेशन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रोथ, ये सब होना चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं कि कोई लिविंग है, ठीक है। चलो मेरा एक क्वेश्चन आपसे, जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वो आपने देखा होगा, वो भी ग्रोथ करते हैं ना, लेकिन वह तो नॉन लिविंग है ना। तो आप क्या कहेंगे, सर वो रेस्पिरेशन नहीं कर रहे, ऐसा थोड़ी है कि केवल ग्रोथ ही एक पैरामीटर हो गया है लाइफ प्रोसेस का, है ना। तो चलो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, अटेंटिव होकर सुनते रहेंगे। अब एक क्वेश्चन तीसरा,
व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या है जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? अरे कार्बन के सोर्सेज है ना, ग्लूकोज प्लांट से हम प्राप्त करते हैं, सारी सोलर रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। ओके। क्वेश्चन 4, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप कह सकते हैं कि ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं? तो आप क्या कहेंगे? सर जो अभी मैं पढ़ाया है ना, ग्रोथ, मूवमेंट, सब पढ़े ना, है ना, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, डाइजेशन, केमिकल रिएक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी। ओके, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तभी हम लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। केवल हम इस आधे घंटे में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े, लाइन टू लाइन एक एक शब्द को हमने समझा। ओके, और दूसरी बात, भाव को पकड़िए, भाव पकड़ना बहुत आवश्यक है, मीनिंग को देखिए, सॉरी शब्दार्थ को नहीं, भाव को पकड़िए, है ना। आप वर्ड को ना पकड़ें, आप उनके अंदर छुपे हुए जो गहरे राज हैं उनको पकड़ें। धन्यवाद।